नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आपका कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हमें सिंधु सभ्यता में के व्यक्तियों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, ये सब हमें देखना है। और इसके बाद हमें देखना है सिंधु सभ्यता का पतन। तो सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन क्या था, इस पर हमारी आज की क्लास है। तो सामाजिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि परिवार कैसा है, परिवार मातृ सत्तात्मक है कि पितृ सत्तात्मक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उनका खान पान कैसा है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, आभूषण क्या पहनते हैं, है ना, वस्त्र कौन कौन से पहनते हैं, मनोरंजन के क्या साधन हैं, ये सब जो भी बातें हैं वो हम सामाजिक जीवन में उनके पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे छोटी इकाई है उनकी, समाज की सबसे छोटी इकाई जिसको कहा जाए वो है क्या, परिवार। और यहाँ जो समाज है या संभवतः जो परिवार है वो मातृ सत्तात्मक है। अच्छा, मातृ सत्तात्मक क्यों कहा जा रहा है संभवतः? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक नारी मूर्तियां मिली हैं। सर्वाधिक क्या मिली है? नारी मूर्तियां मिली हैं। तो इस एविडेंस से ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो आपका मातृ सत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान था। फिर बात आती है यहाँ वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के यहाँ कोई प्रमाण तो नहीं मिले हैं, परंतु आवासीय संरचना के आधार पर आपने देखा है कि आपका पश्चिमी टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा है, निचला सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरा है। और आपने देखा है कई जगह आपके लगातार एक एक कमरों की पंक्तियों में बस्तियां बनी हैं, जिनको श्रमिक बस्तियों की संज्ञा भी दी गई है ना। और कई मकान ऐसे हैं जो 1-2 मंजिला हैं, कुएं हैं। तो कहा जा सकता है कि संरचना के आधार पर यहाँ क्या है, यहाँ सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं हमें। कैसे? संरचना के आधार पर। ठीक। फिर यहाँ होता है कौन कौन से वर्गों में विभाजित है। तो पुरोहित वर्ग, आपका व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक वर्ग देखे गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ के खान पान क्या है, क्या वस्त्र आभूषण पहनते थे, क्या मनोरंजन थे। दास प्रथा के भी यहाँ एविडेंस मिले हैं, परंतु ऐसा राव उसको अस्वीकार करते हैं। एक विद्वान है वो उसको अस्वीकार करते हैं। तो जो भी समाज में हमें चीज़ें पढ़ना है उसको हम अब कुछ पॉइंटों में आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में पहला ही पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी? तो आप टिक करेंगे मातृ सत्तात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो मूर्तियाँ मिली है वो कैसी मिली है आपको? नारी मूर्तियाँ मिली है। ठीक। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। क्या लिखेंगे? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। ठीक। इसके बाद आप इसी में लिखेंगे, इसी की बात इसमें ही लिखेंगे, संभवतः परिवार मातृ सत्तात्मक था। क्या लिखेंगे? संभवतः परिवार मातृ सत्तात्मक भी बोलते हैं, मात्र क्या बोलते हैं, प्रधान भी बोलते हैं। दोनों चीजें आप लिखेंगे यहां, सत्तात्मक, और इसी को ही क्या बोल सकते हैं, मात्र प्रधान। आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहां। और ये कैसा है? संभवतः। ठीक। अच्छा, क्यों है, क्यों लगा कि वहां मात्र सत्तात्मक होगी? तो लिखेंगे क्योंकि सर्वाधिक नारी मूर्तियां मिली हैं। नारी मूर्तियां मिली हैं। क्योंकि आपको पता है यहां हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक। तो ये हुआ पहला पॉइंट जो आपको सामाजिक जीवन में लिखना है। तो उनका सामाजिक जीवन में क्या देखा? परिवार मातृ सत्तात्मक है, और परिवार और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। अब वर्ण व्यवस्था देखना है यहाँ। तो लिखेंगे वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वर्ण व्यवस्था। तो लिखेंगे आप वर्ण व्यवस्था
का यहाँ वर्ण व्यवस्था का यहाँ पूर्ण प्रमाण नहीं है या नहीं मिला है, ठीक है, या नहीं है, यहाँ वर्ण व्यवस्था का यहाँ पूर्ण प्रमाण नहीं। फिर कैसे कह सकते हैं? परंतु आवासीय संरचना के, परंतु यहां लिखेंगे आप, परंतु आवासीय संरचना, आवासीय संरचना से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं। संरचना से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? आप चाहो तो यहां एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि एक पश्चिमी टीला है और एक आपका पूर्वी टीला है, तो ये क्या है? सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई या तो विशेषाधिकार वर्ग के लोग निवास करते होंगे या पुरोहित, या यहाँ भी कोई राजनीतिक रूप के लोग क्या करते होंगे? यहाँ निवास करते होंगे। यानी समाज में संरचना के आधार पर हमें संकेत मिलते हैं। तो ये हमने आपको संरचना स्पष्ट कराई हुई है, ठीक। तो 2 पॉइंट देखे आपने। अच्छा, संभवतः क्यों लिखा जा रहा है संकेत? क्योंकि यहाँ हमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ नहीं पाए। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ, समाज कई वर्गों में विभाजित था, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक। वो पॉइंट भी आप यहीं लिखें। क्या लिखेंगे? समाज कई वर्गों में विभाजित था। अब कैसे विभाजित था? तो लिखेंगे पुरोहित, व्यापारी, इसके बाद शिल्पी और श्रमिक। ये हमें वहां देखने को मिलते हैं, ठीक। अब और क्या देखेंगे हम यहाँ? अब हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो मांसाहारी भी हैं और आपके शाकाहारी भी हैं। तो एक पॉइंट और लिखेंगे इनके खान पान से। क्या लिखेंगे? सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो आपके ये कुछ पॉइंटों में, यदि मेंस में भी लिखने आता है तो इनको आप कम ज़्यादा करके शब्दों में लिख सकते हैं, पर आपको कुछ तथ्य तो पता हो। जैसे पहला पॉइंट मात्र सत्तात्मक है, दूसरा पॉइंट यहाँ हमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं है परंतु संकेत मिलते हैं सामाजिक संरचना के आधार पर, और यहाँ आप बता सकते हैं कि समाज कई वर्गों में विभाजित था। और क्या लिखोगे? यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो चौथा लिखे आप पॉइंट यहाँ, लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक। तो ये भी क्या हो गया? सामाजिक जीवन में एक पॉइंट हुआ। ठीक। अब हमें देखना है यहां आप वस्त्र कैसे पहनते थे। तो सूती और क्या लिखेंगे आप? ऊनी, दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो एक पॉइंट और आप इसमें लिखेंगे, यानी खान पान, कपड़े, ये सब आपको सामाजिक जीवन में लिखना है। चाहो तो आप शुरुआत में फॉर्मेट बना सकते थे इसके लिए कि आपको क्या क्या लिखना पड़ता है सामाजिक जीवन के बारे में। लिखेंगे ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक। अब और क्या देखना हमें? यहाँ खान पान हो गए, कपड़े हो गए,
आभूषण भी का देखेंगे आप, एक पॉइंट क्या लिखेंगे, आभूषण के बारे में भी लिखेंगे। तो लिखेंगे स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, आभूषण पहनते थे। अच्छा, आभूषण में भी क्वालिटी है क्या, जो गरीब लोग थे वो क्या पहन सकते हैं, वो सोना चांदी तो नहीं पहन सकते, तो क्या पहनेंगे, सीप, शंख और मिट्टी के आभूषण। तो लिखेंगे आप सीप, शंख और मिट्टी के आभूषण पहनते थे। यहीं आप लिख लें अमीर लोग क्या पहनते होंगे, तो सोना, चांदी, ठीक है ना, और इसके अलावा माणिक और हाथी दांत, माणिक और हाथी दांत के आभूषण। ठीक, ये हो गए आपके खान पान, कपड़े और आभूषण। अब मनोरंजन क्या करते होंगे, मनोरंजन भी पॉइंट जो होता है वो भी आपका सामाजिक जीवन में हम इसको लिखते हैं। देखो आपको इनसे पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, आप समझे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो मात्र सत्तात्मक है। और क्या देखा इसके बाद आपने देखा कि यहाँ वर्ण व्यवस्था के प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, परंतु संरचना के आधार पर हम संकेत मिलते हैं। इसके बाद देखा कि यहाँ जो विभाजन है वो पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक में है। फिर देख रहे हो आप कि यहाँ के लोग शाकाहारी है, मांसाहारी है। फिर देख रहे हो आप ऊनी सूती वस्त्र पहनते हैं और आभूषण भी पहन रहे हैं, गरीब लोग ये पहनते हैं, अमीर लोग ये पहनते हैं। अब मनोरंजन क्या करते हैं सिंधु सभ्यता वासी, तो लिखेंगे आप मनोरंजन, पॉइंट में ही है फिर भी आप यहां 7 नंबर डाल के लिखेंगे मनोरंजन, ताकि आपको पता हो। मनोरंजन, मनोरंजन में ये लोग पासे, नृत्य, शिकार और पशुओं को लड़ाने क्या करते थे, पासे, नृत्य, डांस करते थे, शिकार, पशुओं का शिकार भी करते थे मनोरंजन के लिए, पशुओं का शिकार और पशुओं की लड़ाई करवाना, पशुओं की लड़ाई, ये इनके लड़ाई आदि, ये सब क्या है, इनके मनोरंजन के साधन थे। एक पॉइंट और लिखें आप, चाहे इसको नोट में लिख लें आप, कि दास प्रथा के प्रमाण मिले। परंतु एक विद्वान है, इतिहासकार है SR राव, वो कहते हैं इसको अस्वीकार करते हैं। तो उसको चाहो तो आप नोट में लिख लें। नोट में लिख लें आप, इसके पॉइंट ही लिख लें, चाहे जर्नल 8वां नंबर डाल के ही लिख लें। क्या लिखेंगे, दास प्रथा के प्रमाण मिले, प्रथा के प्रमाण मिले। और यहां लिखेंगे परंतु, या परंतु लिखें, या हाँ परंतु करके लिख सकते हैं, परंतु SR राव, ये कौन है, विद्वान है, इतिहासकार है, तो SR राव ने अस्वीकार किया, ये कहते हैं यहां नहीं थे दास। ठीक, एक पॉइंट और लिखें आप, यहां सती प्रथा के साक्ष्य की बात होती है और वो अनुमान लगाया जाता है, क्यों, तो उसके कारण है, लिखेंगे आप सती प्रथा के साक्ष्य। वजह क्या है, क्यों कहा जा रहा है, तो लोथल में आपको 3 युगल समाधान मिले, इसलिए कहा जा रहा है। लोथल में क्या मिले, 3 युगल समाधान, इसलिए कहा जा रहा है कि पति पत्नी को साथ दफनाया गया होगा। और एक जगह और है कालीबंगा, इनको हम काफी डिटेल से पढ़ा चुके हैं आपको। कालीबंगा में 1 युगल समाधान मिला है, इस आधार पर संभवतः कहा जा रहा है कि वहां सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। 1 युगल समाधान मिले, ठीक है, तो लोथल में मिले हैं हमें 3 जगह और यहां मिले हैं 1 जगह। इस प्रकार हमने
सामाजिक जीवन, जितने पॉइंट आपको बताए हैं आपके लिए पर्याप्त है। और ज़्यादा आपको पता मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। जितने हम आपको यहाँ बोर्ड पर नोट्स उपलब्ध कराते हैं पर्याप्त है। इतनी ही हिस्ट्री आपको यदि कंप्लीट हो रही है तो आप अपने आप को अच्छा माने। अब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो पहले हम धार्मिक जीवन ही पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन। तो अगला हेडिंग डालें आप, धार्मिक जीवन। यहाँ का धर्म क्या था? किसकी पूजा करते थे? अंधविश्वास को मानते थे, नहीं मानते थे? शिव की पूजा करते थे? ये आपके पशुपतिनाथ के रूप में किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा होती थी कि नहीं होती थी? इन सबको आपको अभी हम क्लियर करते हैं कि सिंधु सभ्यतावासी का धार्मिक जीवन कैसा था। आप अपने नोट्स बनाते रहें। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, ठीक। अब धार्मिक जीवन क्या है इनका? तो पहला लिखेंगे आप, सिंधु वासियों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था, ठीक। और लेकिन जीवन पर धर्म का वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब उनका धर्म का एक उनका स्थान था उनके जीवन में, पर इतना भी नहीं था कि उसके बिना वो चल ना पाए। यानी वर्चस्वशाली नहीं था धर्म, ठीक है ना। और यहाँ उर्वरता की देवी के रूप में वो क्या करते थे? मातृ पूजा सर्वाधिक होती थी। हमने बताया था एक मोहर में एक स्त्री देवी के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ प्रतीत होता है, जिसको जेल उर्वरता की देवी रूप के मानते हैं और सर्वाधिक पूजा होती है। यहाँ कुबड़ वाले बैल या सांड की भी पूजा सर्वाधिक होती है, ठीक। इसके बाद प्रकृति पूजा को मानते हैं। प्रकृति पूजा से आशय पशु पूजा, आपकी वृक्ष पूजा, आपकी जल पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ आपको ध्यान रखना है, गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भी आपको यहाँ हम उसको नोट में लिखाएंगे। अच्छा, यहाँ के लोग जो थे वो अंधविश्वासी, आपके जादू टोने और टोटके में विश्वास करते थे। ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ हमें ताबीज मिले हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि जो अंधविश्वासी थे। बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। ये सब हम अभी आपको बारी बारी से लिखाएंगे। यहाँ हमें स्वास्थ्य और आपका क्रॉस के भी क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं ये। तो अब हम इनके कुछ पॉइंट्स में आपको इनका धार्मिक जीवन स्पष्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? पहला, सिंधु वासियों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था। धर्म का प्रमुख स्थान था। आप ब्रैकेट में बस एक चीज लिखेंगे, क्या? जीवन पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, जो आपको अभी वैदिक काल में देखने को मिलेगा। तो यह लिखेंगे, जीवन पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। यानी लौकिक सुख के लिए धर्म को प्रधानता थी इनकी। अब किसकी पूजा होती थी? अब आप लिखेंगे उन बिंदुओं को। तो लिखेंगे यहाँ उर्वरता की देवी। क्या लिखेंगे आप? यहाँ उर्वरता की देवी के रूप में मातृ पूजा सर्वाधिक होती थी। तो क्या लिखेंगे? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी के रूप में मातृ पूजा सर्वाधिक होती थी, ठीक। ये हम बता ही चुके हैं। एक आपकी मुद्रा में एक देवी में गर्भ से पौधा निकलता हुआ प्रतीत होता है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया और सर्वाधिक पूजा इसकी देखने को मिली है। इसके साथ साथ यहाँ और क्या की पूजा होती थी? यहाँ लिंग पूजा और योनि पूजा
लिंग पूजा और योनि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूजा होती थी। ठीक। अब एक मोहर में प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है, जिसके बारे में हमने आपको क्लियर किया था। उन जानवरों के बारे में भी क्लियर किया था कि उनके पास कौन कौन से जानवर हैं। जानवर हैं का मतलब उस मूर्ति के पास उनके दाहिने साइड और बाएं साइड कुछ जानवर हैं और पैरों के नीचे 2 हिरण खेल रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप? एक मोहर में इसको मोहर लिख लें या, हाँ ठीक है, एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला। और किसने खोजा? तो ये ब्रैकेट में यदि क्वेश्चन बनता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो अर्नेस्ट मैके, ये भी लिख लो। खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके क्या होगा इसके? खोजकर्ता। अब क्या था वो? हमने आपको डायग्राम में भी बताया था। इस मुद्रा की आकार, ध्यान की आकृति में एक मूर्ति मिली है, जिसके नीचे 2 हिरण और इस साइड आपका एक बाघ है, एक हाथी है, और यहाँ क्या है? एक गैंडा है और एक भैंस है। इसको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है और इसकी भी पूजा यहाँ हुई है। तो आप इसको भी नोट में रखेंगे धार्मिक जीवन में, ठीक है ना। उर्वरता की देवी की पूजा हो रही है और सर्वाधिक नारी मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ लिंग पूजा, योनि पूजा और पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है। इसके बाद देखना है आपको, सिंधुवासी प्राकृतिक तत्वों की भी पूजा करते हैं। ऊपर हम लिखते हैं, क्या लिखोगे आप? लिखेंगे आप सिंधुवासी प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। अब कौन कौन से प्राकृतिक तत्व आप यहां लिखें? पहले पशु पूजा ही लिखें आप, पशु पूजा। तो पशु पूजा में सबसे फेमस क्या है? ऊबड़ वाला सांड, ऊबड़ वाला सांड, ठीक। और देखें आप, यहां नाग पूजा हो रही है, और कई की पूजा हो रही है। पशु पूजा है, नाग पूजा है, अग्नि पूजा है, ठीक है। और कौन कौन से प्राकृतिक हो गए? जल पूजा हो रही है, ठीक ठीक है ना। और वृक्ष की भी पूजा यहां देखने को मिल रही है। तो ये कुछ जो हो गए वो प्राकृतिक पूजा भी हो रही है और पशुपतिनाथ की भी पूजा हो रही है, ठीक। अब यहां हमें स्वास्तिक और क्रॉस के प्रमाण भी मिले हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप यहां, जितना भी चीजें लिखा जा रहा है सब धर्म से संबंधित है या उनके धार्मिक जीवन से संबंधित है। क्या लिखोगे आप? यहां सर्वप्रथम स्वास्तिक, यहां सर्वप्रथम स्वास्तिक और क्रॉस, जो प्लस होता है उसको क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। ईसाई धर्मों में देखा होगा गले में क्रॉस उनका लटका रहता है।
अच्छा, एक प्रश्न यहां बनता है, सिंधु सभ्यता में मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र में मिले हैं। तो एक पॉइंट और लिखेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे? मंदिर के कोई प्रमाण यहां पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। ठीक, अब हमें क्या देखना है? अच्छा, मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो फिर एक और नहीं मिले, यहां गाय के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां पर गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक, नहीं मिले हैं। तो यहां मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और हमें गाय के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, अब यहां और क्या लिखना है हमें? यहां लिखना है हमें कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे, तो वो लिखते हैं हम यहां। ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़कर समझना है कि क्या मिला क्या नहीं मिला, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में किसकी पूजा हुई है, उर्वरता की देवी किसकी पूजा हुई, ये सब आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न। आप एग्जाम क्वेश्चंस लगाएं तो आपको वहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। क्या लिखेंगे आप? यह है अंधविश्वासी थे। कैसे कह पा रहे हैं? अंधविश्वास में क्या होता है? जादू टोना होता है, टोटका, और क्या होता है? बलि प्रथा का प्रचलन। तो ये कैसे पता चला कि ये सब चीजें हो रही हैं? तो उसके लिए एविडेंस ही मिलेंगे। तो यहां हमें ताबीजें मिली हैं, इससे हम कह सकते हैं इन सब पे उनका विश्वास था। तो क्या लिखेंगे? ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जादू टोना, टोटका और बलि प्रथा का प्रचलन यहाँ था। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो अंधविश्वासी थे। एक नोट में आप लिख लें, मिस्र में नील की देवी आइसिस की पूजा होती थी। पूछा जा सकता है कि मिस्र सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। नोट में आप एक पॉइंट लिखें, क्या लिखोगे? मिस्र में नील की देवी, जो नील नदी बहती तो वहां नील देवी, उन देवी का नाम भी रखा गया है, वो भी आप आइसिस की पूजा होती थी, ये जितने भी हमने आपको भी पॉइंट लिखाए हैं वो सब धार्मिक जीवन में आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? यहाँ उर्वरता की देवी की पूजा होती है, यहाँ पशुपतिनाथ की पूजा होती है, यहाँ प्रकृति पूजा होती है, नाग पूजा, जल पूजा, अग्नि पूजा, है ना, और आपका पशु पूजा में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक यहाँ महत्व रखता था। इसके बाद यहाँ क्रॉस और हमें स्वास्थ्य के चिन्ह भी मिले हैं, और जो नहीं मिले हैं वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? यहाँ मंदिर के साक्ष्य और हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी यहाँ ये अंधविश्वासी थे, जादू टोने के भी हमें यहाँ प्रमाण मिले हैं। कैसे बता पाए हम? यहाँ क्योंकि हमें यहाँ ताबीज मिली है। ठीक, ये हो गया आपका धार्मिक जीवन। अब हमें एक जीवन और उनका देखना है, राजनीतिक जीवन। दो हमने पढ़ लिए हैं, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन हमने पढ़ लिए हैं। जितने पॉइंट हमने आपको बोर्ड पर पढ़ाए हैं इनको आप एक दो बार पढ़ें और इस पर मनन करें, चिंतन करें कि ये चीज़ें वहाँ थी नहीं थी, क्या था, ताकि आपको याद हो सके। वीडियो को आप एक दो बार देख लें और नोट्स बना लें तो आपको नहीं भूलेंगे ये, या क्वेश्चंस लगा लें आप इसके बाद। अब लिखेंगे राजनीतिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन, तो देखो यहां राजनीतिक जीवन में भी क्या है? अभाव है, स्रोतों का अभाव है। स्रोतों के अभाव में यहां वास्तविक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाती है।
ठीक है ना। संभवतः शासन पुरोहित या व्यापारी वर्ग का रहा हो। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है कि पुरोहित और व्यापारी वर्ग का रहा हो? क्योंकि यहाँ हमें महल और अस्त्र शस्त्र का क्या देखा गया है? अभाव देखा गया है। क्योंकि यदि यहाँ राजा होता तो महल होता और उसके पास अस्त्र शस्त्र होते, जबकि यहाँ महल और अस्त्र शस्त्र का क्या देखा गया है? अभाव देखा गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ संभवतः पुरोहित या व्यापारियों द्वारा शासन चलाया गया होगा, ठीक है ना। और क्योंकि हमें स्पष्ट स्रोत यहाँ नहीं मिले हैं, इसलिए हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, संभवतः कह सकते हैं। अच्छा, कुछ विद्वानों ने अपने इस संदर्भ में मत दिए हैं, जैसे पिग्गट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को राजनीतिक जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। और यहाँ उन्होंने एक कथन और कहा है कि शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर एक धर्म शासन की बात कही है। क्योंकि यहाँ जितनी भी, जैसे पूरा सिंधु सभ्यता जो ट्रायंगल में फैली हुई है आपकी, उसमें एक ही धर्म की चीजें देखने को मिली है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, उनका आशय ये है कहने का। उसी प्रकार एल वासम ने भी इसी प्रकार की बात की। उन्होंने कहा है कि मिस्र और मेसोपोटामिया में भी की भांति यहाँ भी एक धर्म राज्य पर आधारित होगा। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया में भी एक धर्म के आधार पर वहाँ एक धर्म ही देखा गया। तो उसी आधार पर उन्होंने यहाँ कहा कि हड़प्पा में भी हमें एक धर्म राज्य देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ शायद या संभवतः है यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन रहा हो। यानी एल वासम और पिग्गट महोदय ये दोनों अपने कथनों से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो राजनीतिक वर्चस्व रहा होगा वो कहीं ना कहीं पुरोहित वर्ग का रहा होगा। पर वहीं कई विद्वान और हैं, जैसे हंटर महोदय हैं, ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्रात्मक के स्थान पर जनतंत्रात्मक होगा, या माना है इन्होंने। तो यहाँ इतिहासकारों के हिसाब से ही अपन को इस प्रश्न को आ जाए यहाँ के राजनीतिक जीवन पर तो लिखना है कि इतिहासकार जैसे पिग्गट महोदय, एल वासम क्या कहाँ की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ जो शासन होगा वो पुरोहित वर्ग का होगा। और जबकि आपके हंटर हुआ, अर्नेस्ट मैके हुआ, व्हीलर हुआ, ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ जनतांत्रिक प्रशासन होगा, यानी जनता का शासन होगा। तो हमें क्योंकि स्पष्ट स्रोत नहीं मिले हैं, तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ कि हमें स्रोतों का स्पष्ट अभाव है, इसलिए हम यहाँ कह नहीं सकते कि यहाँ शासन किसका होगा, ठीक है ना। संभवतः यहाँ शासन पुरोहित व व्यापारी वर्ग द्वारा संचालन होता होगा। फिर हम कुछ विद्वानों के मत लिखेंगे, जो विद्वान पुरोहित वर्ग का समर्थन कर रहे होंगे और कुछ विद्वान जनतंत्रात्मक का समर्थन कर रहे होंगे, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ महल व अस्त्र शस्त्र का अभाव है, इसलिए ये तो कहना मुश्किल है कि यहाँ राजा रहा होगा, ठीक। तो हम इसको लिखने का, इसके जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला ही पॉइंट से आप यहाँ स्पष्ट कर लें, क्या करेंगे स्पष्ट? स्रोतों के अभाव के कारण, स्रोतों के अभाव के कारण, स्रोतों के अभाव से, स्रोतों के अभाव से या स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में, वास्तविक व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। इसी पॉइंट से आपका आधा काम हो गया है, क्योंकि स्रोत का हमें अभाव है, इसलिए हम वास्तविक जानकारी या स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। फिर जब स्पष्ट जानकारी नहीं है तो फिर क्या है? तो लिखेंगे आप संभवतः। संभवतः पर बड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ, संभवतः। संभवतः क्या कहना है यहाँ? संभवतः शासन, संभवतः शासन पुरोहित या व्यापारी वर्ग द्वारा प्रशासन संचालित होता होगा, संचालित होता होगा,
होता होगा। अब इसको जस्टिफाइड करने के लिए हमें कुछ विद्वानों की यहाँ सहायता लेनी होगी। तो हम लिखेंगे विविध मत। विविध मत, वो किसके मत? विद्वानों के मत, क्योंकि हमें स्रोतों का यहाँ क्या है? अभाव है। इसलिए स्पष्ट तो नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था कि व्यापारी वर्ग का शासन था। अब हमें यहाँ विविध मत यानी विद्वानों के आधार से ही हमें क्लियर करना होगा कि यहाँ क्या था। तो लिखेंगे आप विविध मत। विविध मत। तो आप दो विद्वान लिखें। पहला लिखेंगे आप पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय, पहले विद्वान का नाम लिखेंगे पिग्गट। पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय क्या कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी थी। ये पूछा भी जाता एग्जाम में, जुड़वा राजधानी किसने कहा है? जुड़वा राजधानियां थी। ठीक। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने दूसरा कथन कहा है शासन की अपरिवर्तनशीलता। शासन की अपरिवर्तनशीलता। शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर एक धर्म, शासन के स्थान पर एक धर्म शासन का संकेत देती है। एक धर्म शासन का संकेत देती है। अब एक धर्म संकेत का मतलब एक ही धर्म है पूरे में, एक धर्म है यानी पुरोहितों का क्या होगा? यहाँ शासन होगा। इनका कहने का आशय ये है। अभी हम नोट में या इनके एक महोदय और लिखा दे, फिर लिखा देंगे दोनों ही विद्वानों का मत है कि पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। दूसरे लिखेंगे ए एल वासम। पिग्गट महोदय हो गए। दूसरे कौन है? ए एल वासम। ठीक है, ये दूसरे इतिहासकार हो गए या विद्वान हो गए। ये क्या कहते हैं? वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है, लिखते हैं वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की भांति या मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भांति हड़प्पा में भी एक धर्म राज्य आधारित था। एक धर्म राज्य आधारित था। यानी कहने का आशय क्या है इन दोनों विद्वानों का? इन दोनों का कहने का आशय है यहां पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। और किस आधार पर? धर्म है, क्योंकि एक ही धर्म देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्होंने कहा है। अब कुछ विद्वान हम वो देखेंगे जिन्होंने राजतंत्रात्मक के स्थान पर जनतंत्रात्मक की बात की है। तो केवल आप विद्वानों के आधार पर ही सिंधु सभ्यता को क्या था इस पर आप संभवतः विचार कर सकते हैं। लिखें आप हंटर महोदय। हंटर महोदय ये क्या कहते हैं
इनके बारे में लिखें। मोहनजोदड़ो में, ये लिखते हैं मोहनजोदड़ो के शासन में मोहनजोदड़ो के शासन में राजतंत्रात्मक के स्थान पर, क्या लिखाना है आपको, राजतंत्रात्मक के स्थान पर जनतंत्रात्मक था, जनतंत्रात्मक था। एक तो हो गया, यानी ये जनतंत्रात्मक का समर्थन करते हैं। और कौन से हैं, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था, हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। यानी ये जो विद्वान है ये क्या कह रहे हैं, जनतंत्रात्मक की बात कर रहे हैं कि जनता का ही शासन था। व्हीलर महोदय पे देख लें आप, व्हीलर महोदय क्या कहते हैं, व्हीलर महोदय कहते हैं मध्य वर्गीय जनतंत्र की बात कहते हैं। तो लिख लें आप, मध्य वर्गीय जनतंत्र की बात कहते हैं, जनतंत्र की बात कहते हैं। यानी ये विद्वान जो है, ये किसकी बात कर रहे हैं, जनतंत्र की, ये मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग जनतंत्र का शासन था। एक RS शर्मा वेस्ट वर्ग की बात करते हैं, तो इनका भी लिख लें आप, RS शर्मा, ये किसकी बात करते हैं, ये करते हैं वेस्ट वर्ग के शासन की बात करते हैं, वेस्ट वर्ग के शासन की बात करते हैं, वेस्ट वर्ग के शासन की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इन विद्वानों के आधार पर कह सकते हैं कि ये जनतंत्र का या सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में कहते हैं। अब एक नोट और लिखना है आपको यहाँ कि यहाँ महल व अस्त्र शस्त्र का अभाव था, और इस प्रकार आपका राजनीतिक जीवन भी क्लियर हो जाएगा। एक अंतिम वीडियो और बचा है आपका, आर्थिक जीवन और सिंधु सभ्यता का पतन। इसको हम एक और वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। तो आप नोट में एक पॉइंट और लिख लें, उसको हम कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। क्या करेंगे, महल, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का अभाव, मतलब यहाँ महल और अस्त्र शस्त्र का अभाव था, इसलिए यहाँ राजतंत्रात्मकता की बात कहना ज़्यादा उचित नहीं है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। एक क्लास और बची है सिंधु सभ्यता की, आर्थिक जीवन और सिंधु सभ्यता का पतन। आज के लिए धन्यवाद।